हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये किसी खास एक चीज़ को लेके नहीं है और ना ही किसी खास व्यक्ति को लेके है। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, आज का वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इससे पहले आज तक किसी भी वीडियो में आप लोगों से ये नहीं कहा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे पता है, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो ऑटोमेटिक ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इस वीडियो का महत्व इतना ज़्यादा है कि मैं आज आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जीवन की भाग-दौड़ में जो है, लोग काम करते-करते थक जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हर किसी के मन में ये ख़्याल आता है कि अब थोड़ा आराम ले लेते हैं। आराम इन द सेंस कि अब रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के समय क्या है कि कोई भी व्यक्ति के पास अपना एक कॉर्पस जमा करके रखता है। तो जब वो कॉर्पस जमा करके रखता है, तो वो सोचता है कि इस कॉर्पस को कहाँ इन्वेस्ट करूँ? और इन्वेस्ट करने के बाद जहाँ भी मैं इसको इन्वेस्ट करूँ, वहाँ से मेरे को थोड़ा-थोड़ा पैसा रेगुलर इनकम आता रहे मंथली पे, ताकि उसको एक पेंशन के तौर पे और उसका जो कॉर्पस है वो भी बढ़ता रहे। लेकिन साथ ही वो अब चूँकि रिटायर कर गया है, इतना ही पैसा उसके पास है, तो वो इस बात से भी डरता है कि इसको कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट ना कर दूँ कि मेरा पैसा डूब जाए और हमारा बुढ़ापा में मतलब काम दोबारा से शुरू करना पड़े। तो ऐसे में हर कोई थोड़ा सेफ रहना चाहता है। लेकिन हम आपको अभी बताएँगे आगे कि कैसे आपका रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है? अब इसमें हम जैसे बताते हैं कि किसी के पास 1 करोड़ रुपया है। मतलब मान लीजिए कि वो रिटायरमेंट के समय उसके पास 1 करोड़ रुपया है। अब वो सोचता है कि कहाँ इसको इन्वेस्ट करूँ जहाँ से रेगुलर इनकम मेरा आता रहे। तो अब इस सोच पर मैं बताना चाहूँगा कि हर एक मनुष्य का ज़रूरत अलग-अलग होता है, ठीक है? हर एक मनुष्य का ज़रूरत अलग-अलग होता है। और अभी जैसे आपको 1 लाख रुपए महीने की ज़रूरत है, तो ऐसा ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी आपको महीने का 1 लाख का ही ज़रूरत हो, ठीक? ये बात तो मानते हैं आप, ठीक है? अब अगर कोई रिटायर कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं जैसे 60 इयर्स में। हो सकता है लोग पहले भी रिटायर कर जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 60 इयर्स लेके चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति 60 इयर्स में रिटायर कर रहा है। अब 60 इयर्स में जो भी लोग रिटायर कर रहे हैं, तो उनकी या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनमें से किसी का जैसे जो वाइफ है, हो सकता है उनके मम्मी-पापा हों, तो उनकी घर में मेडिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके घर में मेडिकल खर्चे क्या हैं। हो सकता है अभी ठीक हो, 1 लाख रुपया में चल जा रहा हो या 50,000 या जो भी उनका खर्चा हो, चल जा रहा हो। लेकिन कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ जाए कि उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े, तो ये आप फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ, हमको हर महीने इतने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या है, अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगा तो क्या है, आपका कॉर्पस कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल ये आता है कि कोई व्यक्ति 60 इयर्स में रिटायर कर रहा है, तो वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, जो कि थोड़ा सेफ भी रहे और वो महँगाई को भी बीट कर सके और उसको रेगुलर इनकम भी मिलता रहे। अब ऐसे में इसका सटीक जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि 60 इयर्स के बाद कोई व्यक्ति अगर रिटायर कर रहा है, तो उसका कॉर्पस कितना है? सबसे पहले बात तो यही है कि उसकी कॉर्पस कितनी है। अब कॉर्पस के बाद इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डेल मंथली नीड्स कितनी है। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया से रिटायर किया और उसका मंथली नीड 50,000 रुपया है, यानी कि 6% पर ईयर। तो ऐसे में क्या है, अगर 6% पर ईयर वो निकाल रहा है और वो ऐसे कहीं भी लगा रखा है, जैसे अगर आप मतलब सरकारी स्कीम में भी देख लीजिए, तो वहाँ पे भी मिनिमम 8% तक तो मिल ही जाता है। मिनिमम क्या मतलब ऑन एन एवरेज 8% मिल जाता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर 8% मिल रहा है, वो 6% निकाल रहा है, तो उसका
जो 1 करोड़ रुपया है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा कैपिटल। अब किसी के पास कॉर्पस जो है 60 साल के बाद 50 लाख ही जमा किया है और उसका मंथली खर्च जो है वो 1 लाख है। मतलब क्या हो गया कि उसका 24% ईयरली है। तो अब ऐसे में वो कहाँ इन्वेस्ट करे, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो हर कोई एक जैसा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता है। अब इसको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिस्क नहीं लेता है तो इसका कॉर्पस एक ना एक दिन, जिस हिसाब से ये इसका खर्च है और जिस हिसाब से इसका इनकम आएगा, तो एक ना एक दिन तो इसका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद फिर ये उस एज में भी नहीं रहेगा कि कहाँ से ये काम कर सके। तो इसको क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा रिस्क लेना है। तो हर लोगों का इन्वेस्टमेंट का तरीका और उसकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो ऐसे में करना ये चाहिए कि आपको अभी से, आप जिस भी एज के हैं या जिस भी एज में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहिए। क्या बनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहिए कि हमको कितने समय में, कितने एज में रिटायर होना है और कितने पैसे के साथ रिटायर होना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हमको पर मंथ 1 लाख रुपया चाहिए, तो अभी आपका अगर ज़रूरत 1 लाख है तो आफ्टर 5 ईयर्स आपका ज़रूरत 1 लाख ही रहेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है। 5 साल के बाद हो सकता है आपकी ज़रूरत 1,20,000 रुपया हो जाए, हो सकता है ना। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में करना ये है कि अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपया है और आपकी ज़रूरत जो है 50,000 रुपया है, ठीक है। 5 साल के बाद, चूंकि आप 6% के हिसाब से निकाल रहे थे, ठीक है। तो जब 6% के हिसाब से निकाल रहे हैं और आपका निकालने का जो कम है और आपके अकाउंट में पैसा जमा होने का ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा। 5 साल में ये 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है। ये 6% के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब 5 साल के बाद मेरा 50,000 रुपया में नहीं चल रहा है, अब मुझे चाहिए 75,000 रुपया पर मंथ। तो अब आपका कॉर्पस भी बढ़ के इधर 5 साल में 1.5 करोड़ हो गया है। तो अब अगर आप 1.5 करोड़ का 6% देखेंगे तो 75,000 पर मंथ ही हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि आपका जिस हिसाब से निकालने का रफ्तार है, कॉर्पस बढ़ता जा रहा है और कॉर्पस बढ़ रहा है तो उस हिसाब से अपना आप ज़रूरत बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है कि आपके कॉर्पस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका कभी कॉर्पस खत्म नहीं होगा और आप जीवन भर ये पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि रिटायर कर गए आदमी का इनकम बंद हो जाता है, ठीक है। अब जब इनकम बंद हो गया और आपका कॉर्पस धीरे-धीरे कम होगा, तो ये आपके लिए चिंता की विषय है। तो करना क्या है, आपका जो कॉर्पस है और आपका जो मतलब खर्च है, उसको मैनेज करना है अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करके कि हमको कितने की ज़रूरत है और हम कितना कॉर्पस बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि कोई व्यक्ति जो रिटायर हो गया है, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि उसके पास कॉर्पस कितना है, उसकी ज़रूरत कितनी है। अब जैसे अगर ये 50 लाख रुपया इसके पास है और इसको अगर इतना का नीड है, तो ये अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सब, या फिर आप ले लीजिए पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, ये सब में अगर इन्वेस्ट करता है तो मैक्सिमम इसको 8% का रिटर्न मिलेगा। और अगर 8% के रिटर्न से ये बढ़ेगा तो ये 1 लाख रुपया इसको हर महीना चाहिए ना, तो ये बहुत ही जल्दी इसका 50 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। तो इसको हर हालत में रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो ऐसे भी कॉर्पस खत्म होने के बाद इसको पता नहीं है कि कैसे इसकी ज़िंदगी चलेगी। अब जैसे इसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो मेरा माने तो इसको क्या करना चाहिए, 50% जो है इसको, सो
SCSS या मंथली इनकम स्कीम या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या इस तरह का डेप्ट फंड में डाल देना चाहिए, और 50% जो है वो डालना चाहिए मल्टी कैप फंड में या फिर फ्लैक्सी कैप फंड में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कई लोग पूछते हैं कि सर पैसा जमा ही नहीं होता है। तो मैं कई वीडियो में आपको बताया हूँ SIP के बारे में। SIP क्या है? SIP से मदद मिलती है रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाने में। ठीक है, रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाने में मदद मिलती है इससे। और SWP क्या है? तो SWP जो है वो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम जनरेट करने में हमें मदद करती है। ठीक है, SWP। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना था कि आप जिस कंडीशन में भी अभी हैं, जितना भी आपकी सैलरी है, आप उसी हिसाब से अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए और एक टारगेट रखिए कि मुझे इतने एज में इतना पैसा चाहिए, ताकि आपका कॉर्पस पे कोई फर्क ना पड़े और आराम से आपका बुढ़ापा कट सके। धन्यवाद।